नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और आज की शुरुआत बेहद अहम होगी इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि एक सेंट्रल बैंकर जिस पर नजर थी दुनिया भर के बाजारों की, उसका आउटकम आ चुका है। अच्छी बात यह है कि जो आउटकम आया है वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है। फेड ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट का हाइक किया है और पिछले कई दिनों से लगातार हम बात कर भी रहे थे जी बिजनेस पर कि 96% प्रोबेबिलिटी यही इंडिकेट कर रही है कि हाइक हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आगे की होने वाली हाइक्स का, यानी फर्दर हाइक्स का 2017 में या फिर 2018 को लेकर क्या स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके बाद यूएस मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया है, इन सब पहलुओं पर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आउटकम आया उसका असर क्या होगा, उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी होता है। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, आप पिछले इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते आपने ये बात बताई थी कि 25 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है। ये 95% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इंडिकेट कर रही है। उसी हिसाब से आउटकम आया भी है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स फर्दर हाइक्स को लेकर आए, क्या वो भी अनएक्सपेक्टेड लाइंस हैं या फिर वहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है? पहली बात तो दिवाली, जो स्टेटमेंट्स थे, अगर मैं अनुमान के मुताबिक बोलूं तो हॉकिश स्टेटमेंट कहना चाहिए, जिस तरह के स्टेटमेंट्स फेड ने या तो फिर जेनेट येलन ने कल दिए हैं बैठक के बाद में। क्यों ऐसा क्या कहा? देखिए, 25 बेसिस पॉइंट हाइक तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन हॉकिश इसलिए है क्योंकि बाजार ये एंटिसिपेट करके चला था ये इस साल का दूसरा हाइक है। पहले मार्च में रेट हाइक हुआ था और उन्होंने गाइड किया था कि 3 रेट हाइक होंगे, लेकिन पिछले 2 महीने में अगर आप देखिए जो डेटा पॉइंट थे वो ऐसा इंडिकेट कर रहे थे कि शायद जो तीसरा रेट हाइक है वो ना हो। देखिए, जेनेट येलन ने खुद ये माना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनका जो महंगाई का टारगेट है 2% का, शायद वो मीट होता हुआ ना दिखे। मीडियम टर्म में हो सकता है कि महंगाई एक बार फिर से स्टेबल होती हुई दिखे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना जो 3 रेट हाइक हैं 2017 के लिए और 2018 के लिए, उसका जो इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था उसको अब भी बरकरार रखा है। यानी कि महंगाई फेड के अनुमान के कम रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो 2017 का जो रेट हाइक का अनुमान है उसे बरकरार रखा है। दूसरी ओर जो बैलेंस शीट की बात है, इन्होंने अनबॉन्डिंग की बात रखनी थी। बाजार ऐसा एंटिसिपेट करके चल रहा था कि काफी ज्यादा डिटेल्स निकल के सामने आएंगे और हो सकता है कि साल के एंड तक बॉन्ड बिकवाली शुरू हो। बैलेंस शीट अनवाइंडिंग की बात उन्होंने करी है, जिसमें उनका ये कहना था कि जो इनको प्रिंसिपल वापस मिलता है, कोई भी अगर सिक्योरिटी मैच्योर होती है तो अगर $6 बिलियन के आसपास की रकम इनको मिलती है पूरे महीने में, उसके ऊपर का जो रकम आएगी केवल वही री इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये जो $6 बिलियन का कैप की बात की गई है, इसे हर 3 महीने में रिविजिट भी किया जाएगा, जो कि धीरे धीरे बढ़कर $30 बिलियन हो जाएगा। लेकिन ठीक है संदीप, लेकिन आपने हाइक की जो बात बताई, जिस तरह से साल की शुरुआत में अनुमान लगाया जा रहा था कि 3 रेट हाइक हो सकते हैं, अब 2 हाइक तो हो चुके हैं। क्या इंडिकेशन मिला है कि 2017 में स्कोप है एक और हाइक का, या फिर अब जो फर्दर हाइक्स है वो 2018 में शिफ्ट हो सकती हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, फेड खुद से ऐसा कह रहे हैं, जेनेट येलन ने भी कहा कि इस बार जो महंगाई का हमारा अनुमान है 2% का जो टारगेट है उनका, उसके नीचे महंगाई देखने को मिल सकती है, मीडियम टर्म में स्टेबलाइज करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे 2017 की बात कीजिए चाहे 18 की बात कीजिए, जो 3 रेट हाइक उन्होंने पहले गाइड किए थे उस गाइडेंस के ऊपर अब भी वो बरकरार है। यानी कि बाजार ऐसा सुनना चाहता था कि अब यहां से जो रेट हाइक की गुंजाइश है 2017 में एटलीस्ट वो कम है, लेकिन उन्होंने कहा है वो मेंटेन करेंगे अपने पाथ को और एक रेट हाइक जो है 2017 में और देखने, यानी 2017 में एक और हाइक को लेकर भी कंफ्यूजन बना रहेगा। यूएस मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया? मिक्स थे यूएस के मार्केट्स, केवल डाउ में तेजी थी और जो कि रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और साथ ही साथ नैस्डैक दोनों में गिरावट देखने को मिली। एनर्जी और उसके साथ साथ मटेरियल शेयर सबसे ज्यादा गिरे थे और क्रूड में कल अनएक्सपेक्टेड देखिए करीब 4% के आसपास का गोता लगता हुआ दिखा। जो यूएस में इन्वेंट्री डेटा आए थे वो क्रूड के लिए सपोर्टिव नहीं थे, तो उस वजह से अमेरिकन मार्केट्स में एनर्जी शेयर नीचे की ओर कंट्रीब्यूट करे थे। यूरोपियन मार्केट से फैसला आने के पहले बंद हुए, वहां पे भी मिक्स क्लोजिंग थी और ज्यादातर मार्केट लाल निशान में कारोबार करे थे। और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो भी आप कहेंगे काफी मिक्स देखने को मिली। और एसजेक निफ्टी देखिए लगातार जो ड्रॉप है उसमें बढ़ता जा रहा है, अब 9600 के आसपास के लेवल्स हैं। जब मैं दीपाली देख रहा था पहले तो 9615 के आसपास के लेवल्स थे, वहां से भी करीब 10 पॉइंट के आसपास की और कमजोरी देखने को मिली है। बिल्कुल साफ तौर पे जो हॉकिश टोन है, जैसे मैंने कहा, इस जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी उसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये जो टोन है फेड की, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि शायद एक और हाइक हो सकता है। मार्केट्स जो है ग्लोबल मार्केट्स कंफ्यूजन नहीं है दीपाली, कंफ्यूजन नहीं मैं कहूंगा, मार्केट इस सुनना चाहता था कि ये रेट हाइक नहीं होगा तीसरा रेट हाइक, क्योंकि जिस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं और फेड ने इस चीज को माना भी है कि डेटा पॉइंट्स वीक है और इकोनॉमी भी सॉफ्ट हुई है यूएस की, उसके बावजूद भी अगर तीसरा हाइक होता है तो बाजार पसंद नहीं करेगा। ठीक है, शुक्रिया संदीप आपका ये पूरा एनालिसिस बताने के लिए। तो आउटकम जो आया वो अभी संदीप ने आपको बताया, उसका इम्पैक्ट भी बताया। डाउ जोन्स थोड़ा बढ़कर बंद हुआ, S&P 500 और नेस्डैक ये दोनों मामूली कमजोरी के साथ क्लोज हुए। एशियन मार्केट्स मिक्स है, अगर आप एशियन इंडेक्सेस को देखेंगे तो फ्लैट 1/4% नीचे या फिर ½ % नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एसजेक्स निफ्टी अब इंटरडे लोज पर आ चुका है, ये 9600 के नजदीक अब ट्रेड कर रहा है। जिस तरह संदीप ने बताया भी कि रेट हाइक जो हुआ वो और एक्सपेक्टेड लाइन है, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ये एंटिसिपेट कर रहे थे या फिर ये सुनना चाह रहे थे कि फर्दर
इस कैलेंडर में एक और हाइक शायद ना हो, इसको लेकर कोई कमेंट्री आए। लेकिन जैसे कि स्टेटमेंट्स आए हैं उसको देखते हुए अब ये एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और ये शायद कहीं ना कहीं डर रहेगा कि एक और हाइक इस कैलेंडर ईयर में आ सकता है। लेकिन आज भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी होगी, क्या इम्पैक्ट दिखेगा, आपको करना क्या है, इन सब पर पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन बता देते हैं कि कल के बाजार में इंस्टीट्यूशंस की जो रुझान है वो क्या रहा, यानी एफआईज डीआईज ने किया क्या है। कल के बाजार में एफआईज एफपीआईज ने 161 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में, वहीं डीआईज ने 71 करोड़ की खरीदारी की है। हालांकि हमने इंडेक्स ऑप्शन के स्टैटिस्टिक्स देखे थे, बड़े इवेंट से पहले जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस जो थी इंडेक्स ऑप्शंस पर उनको रिड्यूस किया था। कल का रुझान हालांकि आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेंसी दिखी नहीं एफआईज डीआईज के अप्रोच में टुवर्ड्स इंडियन मार्केट। लेकिन आज का आउटलुक आपको बता देते हैं। हो सकता है कि आज शुरुआती सेशन में मार्केट थोड़ा सा वीक इसलिए हो क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी इंट्राडे लोस पर आ चुका है, तो वहां से थोड़े सेंटीमेंट्स कमजोर हो सकते हैं। और हालांकि अच्छी बात यह है कि कल के सेशन में भी हमने 9600 के लेवल को ब्रीच किया था, लेकिन वापस उसके ऊपर आकर मार्केट्स की क्लोजिंग हुई, तो दायरा बाजार का बहुत ज़्यादा नहीं बदला है। अभी भी 9580 9600 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। जो हायर लेवल पर रेजिस्टेंस है वो 9680 का है, तो शायद इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखे। होप यही करेंगे कि 9580 का लेवल ब्रीच ना हो, जो कि इंडेक्स पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं निफ्टी बैंक के स्टैटिस्टिक्स देखें तो निफ्टी बैंक कल चला भी नहीं था तो बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं था। कल भी एक रेंज में ट्रेड हमने यहाँ पर देखा था, तो आज भी निफ्टी बैंक का जो दायरा है वो बदला नहीं है। 23,400 के स्तर पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन नजर रखिए छोटे सरकारी बैंकों पर। कल दिन भर जी बिजनेस पर आपने कवरेज देखी भी थी कि अब मर्जर का जो प्रोसेस है वो तेज हो सकता है। छोटे सरकारी बैंक चले भी थे, कई बैंकों का नाम भी कल आया था कि इनका मर्जर हो सकता है, तो उसके बाद हमने एक अच्छी बैंक देखी थी। ये मोमेंटम शायद आज भी एक्सटेंड हो। रियल्टी ओएमसी स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं और क्रूड डेरिवेटिव से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वो एक्टिविटी दिखा सकते हैं पॉजिटिव फ्रंट पर। लेकिन निफ्टी पर आपका आज करना क्या है, इस पर एक एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। नीरव छेड़ा हमारे साथ मौजूद है जो कि डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं निर्मल बैंक से। नीरव गुड मॉर्निंग। पहले तो निफ्टी पर बताइए, 9600 ये ब्रीच कर नहीं रहा है और 9650 पार कर नहीं रहा है। आज के लिए क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से इंपॉर्टेंट है जो कि फेड की बैठक के आउटकम के थ्रू आए हैं। हमने यूएस मार्केट में या फिर एशियन मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं देखा है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि शायद हम थोड़ा सॉफ्ट हों, क्योंकि 0.5% के आसपास का ड्रॉप एसजीएक्स निफ्टी में अभी भी है। आप आज की ओपनिंग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ओपनिंग के बाद ट्रेड क्या रेकमेंड करेंगे? यस, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, निफ्टी में 95, 90 और 96, 60, 96, 80 के पास निफ्टी कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो 9700 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुका है, वाइल 9600 का पुट और 9500 का पुट ऑलमोस्ट करीब सेम ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप दिखा रहा है। ये हमें बोल रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जारी रहेगा निफ्टी में। व्हेनेवर जो लोअर बैंड पे आएगा निफ्टी, वहां पे बाय करना है और हायर बैंड पे निफ्टी सेल करना है। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी रहेगा। आज अगर नीचे खुलता है अराउंड 9580 और 9590 तो वहां पे बाय करना है 9550 का स्टॉप लॉस से और 9680 का टारगेट से। हाउएवर ऐसे केसेस में जब कंसोलिडेशन होता है तब ओपन इंटरेस्ट ऑन द इंट्राडे टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि समझिए आप आज निफ्टी में नीचे खुल रहे हैं अराउंड 9580, तब आपको देखना है कि 9600 के कॉल में, 9700 के कॉल में कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते जा रहा है। अब मेरे हिसाब से यहाँ से जैसे नीचे खुलेंगे, पीपल विल कम आउट टू बाय 9600, 9700 कॉल एंड निफ्टी इज लाइकली टू गो अप यहाँ से। तो तेजी बनाए रखें, यहाँ से बाय करिए और 9680 के टारगेट से होल्ड करिए। ठीक है, तो जो जिस दायरे की हमने बात की थी उसी दायरे के अंदर ट्रेड लेने की सलाह नीरव दे रहे हैं। ये मानते हैं कि अगर थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ मार्केट्स खुलते हैं 9680 के 9580 के आसपास, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ आपको बाय करना है। अगेन टारगेट 9680 का, 9560 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन ओपनिंग के बाद देखिए इंडेक्स कैसे रिएक्ट करता है, स्टेबलाइज कहाँ होता है, उसके थोड़ी देर बाद ट्रेड आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नीरव, स्टॉक्स कौन से रहेंगे आपकी ओर से? देखिए, लास्ट 2-3 दिन में एमसीएक्स में काफी अच्छी तेजी देखी गई है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वाइज अगर देखें तो इसमें काफी सारे शॉर्ट्स थे जो अभी कवर हो रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग ये स्टॉक में हो रहा है। तो यहाँ से एक अच्छी तेजी देख सकते हैं ये स्टॉक में। 1120 तक एमसीएक्स जा सकता है, जो कि एक रेजिस्टेंस है उसका। तो आप 1045 का स्टॉप लॉस बनाए रखें और बाय करें ये स्टॉक को 1120 के टारगेट से।
जो सेकंड स्टॉक है वो है भेल। अगर ये भी रिवर्सल स्टॉक है, यहाँ पे भी शॉर्ट काफी देखे गए थे। ऐसे ही स्टॉक दिए आज मैंने जिसमें काफी सेलिंग हो चुकी है, यहाँ से ज्यादा सेलिंग की संभावना नहीं है और रिकवर कर सकते हैं। तो भेल 136 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। ओपन इंटरेस्ट वाइज शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है और अच्छा एक रिवर्सल दिया है इनसाइड डे कैंडल बना के। तो यहाँ से लग रहा है 145 148 बहुत जल्दी बना सकता है ये स्टॉक। तो आप 136 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। ठीक है, चलिए शुक्रिया नीरव आपका। तो 2 ट्रेड्स इन्होंने बताए हैं। BHEL काफी करेक्ट हो चुका है, मानते हैं कि बाउंस बैक आ सकता है। 145 का टारगेट, 136 का स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड इन्होंने रेकमेंड किया है MCX का, सिम ट्रिगर को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी ये बाय पोजीशंस रेकमेंड कर रहे हैं। टारगेट है इनका 1130 का, 1045 का स्टॉप लॉस। लेकिन कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स हैं अलग अलग हाउसेस की ओर से, वो आपको बता देते हैं। ये 2 स्टॉक्स आपने देखे, चॉइस ब्रोकिंग ने पिक किए हैं 2 शेयर्स। एक तो विजया बैंक, हमने आपको बताया अभी भी शो की शुरुआत में कि छोटे बैंकों पर नजर रखकर चलिए, ये स्टॉक्स आज मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। विजया बैंक कल चला भी था, आज के लिए 88 का टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस। प्रेस्टीज एस्टेट दूसरे पिक है, ये स्टॉक कल परफॉर्म कर रहा था, 11 रुपए बढ़ा ये स्टॉक, 278 का टारगेट, 254 का स्टॉप लॉस। ज्यादातर फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का कन्वेक्शन कहीं रियलिटी में है तो प्रेस्टीज एस्टेट एक स्टॉक है जहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने बाय रिकमेंडेशंस दी हुई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ये इंट्राडे कॉल है। इसके अलावा गोदर इंडस्ट्रीज पर एक ट्रेडिंग कॉल है, इन्वेस्टर पॉइंट की ओर से आ रही है। 660 के टारगेट्स हैं, 635 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 645 पे ये स्टॉक पिछले सेशन में बंद हुआ था। इसके अलावा मदरसन सुमी, यहाँ भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 492 के टारगेट हैं, 473 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 478 के लेवल पर ये स्टॉक पिछले सेशन में क्लोज हुआ था। M&M फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और M&M फाइनेंशियल दोनों स्टॉक्स डेरिवेटिव फ्रंट पर भी और टेक्निकल फ्रंट पर भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। M&M फाइनेंशियल पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है, चला भी है पिछले कुछ सेशंस में। IDBI कैपिटल का यहाँ पर व्यू है कि आप 359 के टारगेट के साथ पोजीशंस बना सकते हैं। 345 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा अजंता फार्मा पर एक कॉल है, यहाँ भी खरीदारी का व्यू है IDBI कैपिटल का। 1625 के टारगेट, 1565 का स्टॉप लॉस, 1587 पर कल ही क्लोज हुआ था, करीब 42 रुपीज की स्ट्रेंथ के साथ। तो ये कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताई गई हैं, सबको नोट कर लीजिए और इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बनाइए। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जहां पर व्यूअर स्ट्रैटेजी बनाते हैं खबरों के बेसिस पर। तो ये खबरें कौन सी हैं, किन स्टॉक्स को आप चेस कर सकते हैं, वो अब जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। पूजा मौजूद है रोज की तरह, बताइए पूजा कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। आज भी खबरों के लिहाज से बैंकिंग स्टॉक्स पर काफी ज्यादा नजर रहेगी, लेकिन शुरुआत एक आईपीओ के अपडेट से कर लेते हैं। तेजस नेटवर्क का आईपीओ खुला था कल और पहले ही दिन ये जो आईपीओ है इसको 11% का सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें कि जो QIP हिस्सा है वो 6% सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल हिस्सा 38% सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ 16 जून तक खुला रहेगा और इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 777 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसके अलावा कुछ और खबरों पर नजर डालें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्टॉक आज आपके रडार पर होना चाहिए। SCI में हिस्सेदारी बेचने की योजना है सरकार की तरफ से। 2 जून को एक बैठक हुई थी जिसमें चर्चा की गई थी और नीति आयोग ने विनिवेश की सिफारिश की है। पहले चरण में करीब 26% के विनिवेश की सिफारिश की गई है और जल्द ही CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी को ये प्रस्ताव भेजा भी जा सकता है। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा अदानी पोर्ट, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव न्यूज है। S&P ने कंपनी की जो रेटिंग है वो बढ़ा दिया है और आउटलुक भी बढ़ा दिया है। रेटिंग BB से बढ़ाकर BBB माइनस कर दिया है और आउटलुक भी नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल कर दिया गया है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा आज तमाम टेलीकॉम और बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। IMG की 4 बड़े बैंकों के साथ बैठक हुई जिसमें कि SBI, PNB, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के 4 बड़े बैंक इस मीटिंग में शामिल थे और बैंकों ने ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इसको लेकर एक चिंता जाहिर की है। सेक्टर पर करीब बैंकों का 4.6 लाख करोड़ का एक्सपोजर है जिसको लेकर बैंकों ने चिंता जाहिर की है। तो ये तमाम जो पैक है टेलीकॉम का और बैंक का, ये आज फोकस में रह सकता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक नेगेटिव खबर है। RBI ने PCA के तहत कार्रवाई शुरू कर दी, यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत अब कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि अब ये जो बैंक है ये भी RBI की वॉच लिस्ट में जा चुका है। इसके पहले IOB और IDBI और यूको बैंक जैसे कुछ बैंक थे जो कि इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत आ चुके थे और बैंक की जो ROE है वो ये नेगेटिव हो चुकी है और नेट NPA भी 10% से ऊपर जा चुका है, जिस वजह से ये स्टेप RBI के द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा आखिर में बात करते हैं एक नतीजे की। मनपसंद बेवरेजेस ने अपने नतीजे घोषित किए हैं जिसमें कि अच्छे नंबर्स आए हैं। मुनाफे में 22% की बढ़त हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो करीब 31% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है और कंपनी ने आउटलुक भी पॉजिटिव जताया है। करीब 4 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी ने चालू किया और माना जा रहा है कि 1 से 2 साल में जो उनकी कैपेसिटी है उसमें दुगनी बढ़त देखने को मिलेगी। तो आउटलुक भी पॉजिटिव जताया और नतीजे भी यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं।
ठीक है, तो ये काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए हैं पूजा ने, इन पर आप ध्यान दीजिए। मनपसंद बेवरेजेस के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, स्टॉक कल चला भी था, परफॉर्म कर सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स पर डेफिनेटली आपको फोकस करना है, स्पेशली छोटे सरकारी बैंकों को पर ध्यान दीजिए, जहां पर कल विद वॉल्यूम्स एक अच्छा स्पर्ट हमने देखा है। लेकिन एविएशन स्टॉक्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दो वजह हैं। पहली वजह है क्रूड प्राइसेस, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में कल के सेशन में हमने फिर से स्लाइड देखा है, तो हो सकता है कि ये फैक्टर आज सेंटिमेंट्स और ट्रेड पॉजिटिव रखे एविएशन शेयर्स में। और इसके अलावा एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट का स्टेक सेल को लेकर भी काफी बस बना हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में जी बिजनेस ने काफी सारी एक्सक्लूसिव खबरें भी आपको बताई हैं, और जिसमें एक खबर ये भी बताई थी कि सरकार इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि शायद विदेशी निवेशक को अलाउ ना किया जाए, और जो घरेलू एयरलाइंस हैं उनके लिए ही प्लेटफॉर्म ओपन रखा जाए एयर इंडिया में खरीदारी के लिए। और इसी सिलसिले में कल एक और एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस के हाथ लगी, और वो ये है कि स्पाइस जेट एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकती है। स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एयर इंडिया को खरीदना मुश्किल है, लेकिन अगर सरकार एयर इंडिया का कर्ज माफ करे तो वो इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है, जिसके लिए सभी संबंधित मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं। एक एयरलाइन को प्राइवेट करने की बात हो रही है, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का भी जिक्र हो रहा है। मैं ये समझना चाहूँगा कि ये कितना हेल्दी साइन शो करता है, और ऐसे में जब उसके ऊपर बोझ ज़्यादा है तो क्या कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर, स्पाइस जेट भी उसमें शामिल है, क्या उस अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो क्या उसमें अपनी रुचि जताएगा? अगर स्ट्रक्चर ठीक हुआ, अगर डेट को सरकार कुछ माफ़ करे और फुल मैनेजमेंट फ्रीडम दे, तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर अजय सिंह ने कही। स्ट्रक्चर ठीक हुआ, सरकार कर्ज को कुछ माफ़ करे और फुल फ्रीडम दे अगर उसको रन करने के लिए, तो डेफिनेटली दिलचस्पी दिखा सकते हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नजर रखकर चलिए स्पेशली स्पाइस जेट पर आज के सेशन में। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट खबर है बैंकों के लिए आज से, वो ये है कि बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का जो लोन लेकर विदेश भागे हैं विजय माल्या, उनके खिलाफ ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज की है, और ये चार्जशीट 57 पेज की है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कई धाराएं लगाई गई हैं। आईडीबीआई केएफए बैंक लोन केस में ईडी ने पिछले साल आपराधिक केस दर्ज किया था। चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे 400 करोड़ रुपए का फंड नियमों का उल्लंघन कर विदेश भेजा गया। साथ ही किंगफिशर एयरलाइंस और आईडीबीआई के दूसरे अधिकारियों की भूमिका की भी जानकारी दी गई है। आईडीबीआई बैंक के ईडी अभय बोंगिरवर के मुताबिक एनसीएलटी के जरिए काम होने से स्ट्रेस्ड एसेट को बेचना आसान हो जाएगा। आने की वजह से क्या होने वाला, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी ऊपर आ जाएंगे। बिकॉज ये तो नहीं है कि बैंक ने एक अकाउंट बेच दिया तो इसका मतलब उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बिकॉज उसके अंदर जो स्टैट्यूटरी पेमेंट्स है, वर्कर्स के पेमेंट है, वो तो हमें करने पड़ेंगे। तो कोई भी जो इन्वेस्टर आगे चल के आने वाला था वो सब स्टडी करके प्राइस देने वाला था। अभी एनसीएलटी रूट में क्या हो गया, ये पूरे नंबर्स की एक स्टडी एक साथ हो जाएगी। सो आगे वाले इन्वेस्टर को क्या प्राइस देना है एकदम ईजी हो जाएगा, उसके सामने वो क्रिस्टल क्लियर होगा कि भाई इस दाम पे हम देंगे। और बैंकर और सारे स्टेक होल्डर को ये डिसाइड करना पड़ेगा भाई इतना हेयर कट लेके हम इनको दें, या हम एग्जिस्टिंग प्रमोटर को ये या लिक्विडेट करें। तो मेरे हिसाब से एनसीएलटी के रूट के थ्रू भाव ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, उससे ज़्यादा वो प्रोसेस फास्ट होने के लिए हमें डेफिनेटली सहूलियत होगी। और जनरल एक जो फीलिंग है कि भाव ज़्यादा नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं स्पेशली ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर, वो आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कमोडिटीज पर आज का आउटलुक भी और ब्रूक हाउसेस के रिपोर्ट्स भी। तो ब्रेक के उस पर ढेर सारा एक्शन। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ, देखते रहिए पावर ब्रेकफास्ट।